इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से बड़े भाई साहब पाठ का सार। बड़े भाई साहब पाठ हिंदी साहित्य के सम्राट प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। इस पाठ में लेखक ने बड़े भाई की अपने छोटे भाई के प्रति भावना, अधिकारों तथा कर्तव्य को बड़ी सजीवता से दर्शाया है। लेखक के बड़े भाई उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि बुनियाद मजबूत हो, इसलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते थे। यानी उनके बड़े भाई साहब कक्षा पास नहीं कर पाते थे। लेखक की उम्र 9 साल की थी और उनके भाई 14 साल के थे। वे लेखक की पूरी निगरानी करते थे, जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए किताबों के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। छोटे भाई की पढ़ाई में दिलचस्पी कम थी, लेकिन कागज की तितलियां उड़ाना, खेलकूद के मैदान की सुखद हरियाली, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की फुर्ती और पतंगबाजी उसे खूब भाती थी। जब वह खेल कूद से वापस आता तो उसे बड़े भाई के रौद्र रूप के दर्शन होते थे। वे उसे डांटते हुए कहते थे कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह समझ में आती है। अगर तुम्हें इसी तरह खेलना है तो घर चले जाओ, दादा की गाड़ी कमाई क्यों बर्बाद करते हो। लेखक रोने लगता और उसे लगता था कि पढ़ाई उसके बस की बात नहीं है। परंतु 2-3 घंटे के बाद निराशा समाप्त होते ही वह पढ़ाई लिखाई का एक कठिन टाइम टेबल बना लेता, पर खेल में अधिक रुचि होने के कारण उसका पालन नहीं कर पाता था। कहानी के अगले भाग में लेखक कहते हैं कि सालाना परीक्षा हुई और सालाना परीक्षा में बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई अपनी कक्षा में प्रथम आया। अब उन दोनों के बीच केवल 2 साल का ही अंतर रह गया। लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को आड़े हाथों ले, पर उन्हें दुखी देखकर छोटे भाई ने इस विचार को त्याग दिया। सफलता के कारण उसमें कुछ अभिमान आ गया। भाई साहब का रौब अब उस पर नहीं रहा। वह आजादी से खेलकूद में शामिल होने लगा। जबान से हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी उसके रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का आतंक उस पर नहीं रहा। एक दिन जब वह भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तब भाई साहब ने उसको जमकर डांटा और कहा कि अगर परीक्षा में अव्वल आने का घमंड हो गया है तो जान लो कि बड़े बड़े आदमियों का घमंड भी टिक नहीं पाया है। चक्रवर्ती राजा रावण का उदाहरण देकर उन्होंने लेखक यानी छोटे भाई को समझाया। उन्होंने कहा कि यह मत सोचो कि मैं फेल हो गया हूं। जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तब पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री को समझने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा, तब उसे पता चलेगा कि बादशाहों के नाम याद रखने में कितनी परेशानी होती है। समय की पाबंदी पर निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताया और कहा कि परीक्षा पास करना बहुत ही कठिन है। यह सब सुनने के बाद भी पढ़ाई में लेखक की अरुचि बनी रही और वो खेल कूद में शामिल होता रहा। कहानी के तीसरे भाग में लेखक अगली वार्षिक परीक्षा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फिर से सालाना परीक्षा हुई और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि छोटा भाई पास हो गया और भाई साहब इस बार भी फेल हो गए। अब उन दोनों के बीच में केवल 1 साल का अंतर रह गया। लेखक ने बहुत अधिक मेहनत नहीं की थी, लेकिन इस बार भी वो अपनी कक्षा में प्रथम आ गया। लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आ गई। जब परीक्षा का परिणाम सुनाया गया तो भाई साहब रोने लगे और वह भी उनके साथ रोने लगा। छोटे भाई की पास होने की खुशी आधी रह गई। तभी उसके मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। पर इस विचार को उसने अपने मन से बलपूर्वक निकाल डाला और सोचने लगा कि भाई साहब मेरे हित के लिए ही तो डांटते हैं। शायद उनके उपदेशों का असर है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाता हूँ। दूसरी बार सालाना परीक्षा में फेल होने के बाद भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। शायद वे कुछ समझने लगे थे कि लेखक को डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। लेखक के मन में कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है, मैं पास हो ही जाऊंगा। उसे पतंगबाजी का नया शौक हो गया था। अब सारा समय पतंगबाजी में ही बीतता था। एक दिन संध्या के समय छोटा भाई हॉस्टल से दूर कनकौआ लूटने के लिए दौड़ा जा रहा था। तभी उसकी मुठभेड़ बड़े भाई से हो गई। बड़े भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और क्रोधित होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में आकर यह काम कर रहे हो। एक जमाने में 8वीं पास नायाब तहसीलदार हो जाते थे। कई बड़े लीडर और समाचार संपादक भी 8वीं पास हैं, परंतु तुम उसे महत्व नहीं देते।
मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। बड़े भाई साहब तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए अपने छोटे भाई से कहते हैं कि भले ही कल तुम मेरी कक्षा में आ जाओ या आगे निकल जाओ, पर मेरा अनुभव हमेशा तुमसे अधिक रहेगा और मुझे तुम्हें समझाने का अधिकार भी है। बड़े भाई साहब अम्मा और दादा तथा हेडमास्टर जी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, जिंदगी के अनुभव के आगे बेकार हैं। जिंदगी की कठिन परिस्थितियों का सामना अनुभव के आधार पर ही सरलता से किया जा सकता है। बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि अगर वह नहीं मानेगा तो वह उसे समझाने के लिए थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। छोटा भाई बड़े भाई साहब के समझाने की इस नई युक्ति से उनके सामने नतमस्तक हो गया। बड़े भाई साहब के लिए उसके मन में इज्जत और बढ़ गई। बड़े भाई साहब के अंदर भी बचपना छुपा था। वह भी खेलना कूदना और पतंग उड़ाना चाहते थे। वे कहते हैं कि वे पतंग उड़ाने से मना नहीं करते, उनका भी मन करता है कि वे पतंग उड़ाएं, लेकिन यदि वे ही सही रास्ते से भटक जाएंगे तो अपने छोटे भाई की रक्षा कैसे करेंगे। बड़ा भाई होने के नाते यह भी तो उनका ही कर्तव्य है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ छोटे भाई के ऊपर से गुजरा। भाई साहब ने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े और लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इसी पंक्ति के साथ कहानी का समापन होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।